नमस्कार दोस्तों, पिछले एक सप्ताह से ईरान और इजराइल के बीच युद्ध हो रहा है। इस युद्ध में अब तक 700 से अधिक लोगों की जानें जा चुकी है, जिसमें बताया जा रहा है कि 100 लोग इजरायली लोग मारे जा चुके हैं, तो वहीं 600 के करीब ईरानी लोग मारे जा चुके हैं। ये नंबर बढ़ भी सकते हैं क्योंकि ऑफिशियल डेटा अब तक नहीं आ पाया है। ईरान में क्या हो रहा है ये तो जानकारी लग भी रही है, लेकिन इजराइल का कितना नुकसान है, कितने लोगों की जानें गई है, इसको लेकर के कोई भी ऑफिशियली रिपोर्टिंग या ऑफिशियली डेटा नहीं आया है। तो ये संख्या आगे भी ज़्यादा जा सकते हैं। घायलों की संख्या को अलग कर दे तो भी 700 लोग अब तक इस जंग में जान गंवा चुके हैं। इस युद्ध की शुरुआत इजराइल ने ईरान पर अटैक कर की। तो आज हम अपनी इस वीडियो में जानेंगे कि इजराइल क्यों ईरान पर अटैक किया, इस युद्ध के शुरुआत के पीछे इजराइल की मकसद क्या थी और इजराइल क्यों हमेशा किसी न किसी से उलझता रहता है। यानी कि अभी कुछ दिन पहले 2 से 3 साल लगातार अभी वो गाजा में अभी भी बमबारी कर रहा है, और इतना ही नहीं, जॉर्डन वगैरह आसपास के जो देश है उनसे वो बराबर उलझते ही रहता है। तो इजराइल इतना सारा बम कहाँ से बनाता है, क्यों सबसे उलझता रहता है, ईरान पर क्यों अटैक किया, और इस अटैक के बाद ईरान ने भी इजराइल पर जो अटैक किया तो कितना नुकसान इजराइल को पहुंचा पाए, और अब तक इस पूरे घटनाक्रम पर पूरे देश की प्रतिक्रिया क्या रही, देश कैसे दो खेमों में बढ़ता नजर चला रहा है, ईरान के साथ कौन से देश खड़े हैं, इजराइल के साथ कौन से देश खड़े हैं, और इस पूरे घटनाक्रम में भारत का रुख क्या है, भारत किसके साथ खड़े हैं, इन सब पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले इस युद्ध की शुरुआत की बात करें तो युद्ध की शुरुआत इजराइल ने की। इजराइल ने ईरान पर अटैक किया, मिसाइल से अटैक किया और इस युद्ध की शुरुआत हुई। लगभग 200 मिसाइल दागे ईरान पर। इजराइल का कहना था कि ईरान परमाणु बम बनाने के एकदम करीब था, इसीलिए हमने उस पर अटैक किया और उसके परमाणु बम का जो भी कार्यक्रम था, जहां पर ये प्लांट लग रहे थे, बन रहे थे, मैंने उसको तबाह बर्बाद कर दिया। इसमें कई ईरानी साइंटिस्ट मारे गए, इस तरह का दावा भी है, और ये बात सच है कि कई सारे ऑफिसर, साइंटिस्ट और जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो ईरान के मारे गए। इसके जवाब में ईरान ने भी रिटेलिएट किया इजराइल पर, और वहाँ भी काफ़ी तबाही बर्बादी हुई है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि अगर ईरान परमाणु बम बनाने के करीब था या बना रहा था तो भाई इजराइल, तुम्हें क्या दिक्कत है, ये तो उनके संप्रभुता का मामला है। अगर तुम परमाणु बम बना सकते हो तो ईरान क्यों नहीं बना सकता है। तुम्हारे पास परमाणु बम है तो ठीक, ईरान के पास है तो क्या दिक्कत है। इजराइल वही देश है जिसके पास खुद परमाणु बम है। एक हद तक मान लेते कि अगर इजराइल के पास परमाणु बम नहीं होता और ईरान बना रहा है परमाणु बम, तो चलो ठीक है भाई, मेरे पास नहीं है, तुम क्यों बना रहे हो। परमाणु बम किसी को नहीं बनाना चाहिए। परमाणु बम दुनिया का सबसे खतरनाक बम है। अमेरिका की भी यही पॉलिसी है। अमेरिका खुद परमाणु बम बना लिया, ठीक है, लेकिन कोई दूसरा नहीं बना। अरे भाई, अगर कोई दूसरा नहीं बनाए तो इससे पहले क्या है कि जितने भी दुनिया के देश हैं उन्हें अपने परमाणु बम को ख़त्म कर देना चाहिए, विनाश कर देना चाहिए। ईरान जो परमाणु बम को लेकर के जो पूरी ये कवायदे चल रही है, पूरा जो अब तक वार में परमाणु बम ही मेन केंद्र में है। इजराइल कह रहा है कि ईरान परमाणु बम बनाने के करीब था, इसलिए हमने उस पर अटैक किया और ये हमारे लिए अस्तित्व का मामला है। आप खुद परमाणु बम बना के रखे, तो इसका क्या मतलब कि आप ईरान के अस्तित्व को ख़त्म कर दीजिएगा। यहाँ पर ईरान स्पष्ट कर चुका है और कई इंटरनेशनल एजेंसी भी ईरान में जाकर इसकी जांच कर चुकी है। ईरान ने साफ साफ कह दिया कि अगर कोई भी एविडेंस है कि मैं परमाणु बम बनाने के करीब हूँ या परमाणु बम बना रहा हूँ तो आप हमें दीजिए। यहाँ पर अब तक कोई भी ऐसा पुख्ता ठोस सबूत अमेरिका या इजराइल की ओर से नहीं दिया गया है कि ईरान परमाणु बम बनाने के करीब था। ईरान के अंदर जो ये परमाणु रिएक्टर को लेकर या परमाणु ऊर्जा के लेकर के जो कार्यक्रम चल रहा था, उससे अपने बिजली उत्पादन या अपने घरेलू जो ज़रूरत है इसको पूरा करने के लिए किया जा रहा था, जिस पर इंटरनेशनली बैन नहीं है। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि जब ईरान जो भी काम कर रहा था वो लीगल था, इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से था, उन्होंने जो भी परमाणु का कार्यक्रम किया वो अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जो बनाए गए मानक है उसके अनुरूप किया, तो फिर इजराइल ने ईरान पर अटैक क्यों किया। जब इजराइल ने ईरान पर अटैक किया तो पूरी दुनिया इजराइल की निंदा क्यों नहीं की कि तुमने ऐसा कदम क्यों उठाया, क्यों ईरान पर 200 मिसाइल दागे और इतने लोगों की जान ली, और आज मिडिल ईस्ट पूरा खतरे में है। दूसरा सवाल है कि मिडिल ईस्ट में जो देश है, खास करके गल्फ कंट्री, वो ईरान के साथ क्यों खुलकर खड़े नहीं हो पा रहे।
यहाँ पर हम आपको बता दें कि इजराइल ईरान पर अटैक किया, लेकिन इजराइल के पीछे पूरी तौर पर जो खड़े हैं या पीछे से जो खेल रहा है वो अमेरिका ही खेल रहा है। अमेरिका यूँ कह सकते हैं इजराइल को अपने इशारों पर नचा रहा है, या यूँ कह सकते हैं कि इजराइल अमेरिका को अपने इशारों पर नचा रहा है। एक जाने माने जो डिप्लोमेट थे अमेरिका के, उन्होंने कहा था कि अमेरिका के विदेश मंत्री इजराइल तय करता है, और ऐसा सच भी होता दिख रहा है। पिछले 3 साल से इजराइल गाज़ा पर बमबारी कर रहा है, और अमेरिका में जो बाइडेन राष्ट्रपति थे, डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया था कि हम आते ही गाज़ा में जो बमबारी हो रहा है, इजराइल गाज़ा युद्ध हो रहा है, वो ख़त्म कर देंगे, लेकिन अब तक नहीं रोक पाए। वही डोनाल्ड ट्रंप भारत और पाकिस्तान युद्ध को रोकवाने की दिन में 10 बार दावे करते, अब तक 15 या 16 बार हो चुका है। अब वही डोनाल्ड ट्रंप गाज़ा और इजराइल के बीच युद्ध नहीं रोकवा पाए। वही डोनाल्ड ट्रंप भारत और पाकिस्तान के युद्ध रुकवाने की क्रेडिट लेने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते। वही डोनाल्ड ट्रंप आज ईरान और इजराइल युद्ध को रोकवा नहीं पा रहा, और बल्कि उकसा रहा है इजराइल को। और अब बयान आया कि वो डायरेक्ट अभी नहीं कूदेगा, 2 सप्ताह का उन्होंने समय दिया कि 2 सप्ताह बाद कूदेंगे। यानी यूँ कह सकते हैं कि इंटरनेशनल जो पॉलिसी है वो अब गांव के जो घर के जो पॉलिसी उसके जैसा हो गया, कि गांव में जो एक चौधरी होता है जो सबसे दबदबा बदमाश, उसके साथ ही मैक्सिमम लोग खड़े हो जाते हैं, और जो कमज़ोर होता है, मजलूम होता है, उनको साथ बस जो गरीब लोग होते हैं वही उनके दुख में दुख बांटने के लिए खड़े होते हैं। ऐसा ही कुछ हाल है। ईरान उनके साथ उनके पड़ोसी देशों में भी खुलकर नहीं खड़े हो रहे। आपको याद होगा जिस तरह से भारत और पाकिस्तान का युद्ध शुरू हुआ था, और जितनी मुखरता से या खुलकर पाकिस्तान के साथ चाइना या फिर तुर्की या अदर जो कुछ मुस्लिम कंट्री खड़े हो पाए थे, उतनी मुखरता से या उतने ताकत से ईरान के साथ एक भी मुस्लिम देश नहीं खड़े हुए हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो, पाकिस्तान हो, या हालांकि पाकिस्तान ने इसकी निंदा ज़रूर की है, लेकिन कोई भी खड़े नहीं हो पाया। तो यहाँ पर एक बड़ी वजह यह भी है कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो वार चल रहा था, इसमें जो अलग अलग कंट्री है इनका काफ़ी ज़्यादा अपना पर्सनल इंटरेस्ट भी था इसमें। मतलब कि कई सारे व्यापार बाधा, और दोनों एटॉमिक कंट्री थी, तो दोनों आपस में लड़ रहे थे, तो कोई भी देश नहीं चाह रहा था कि लड़े, इसीलिए सभी देश चाह रहे थे कि ये युद्ध जल्दी से जल्द खत्म हो। वो अलग बात है कि इस युद्ध को ख़त्म कराने का क्रेडिट अमेरिका लेते हैं। भारत ने स्पष्ट किया कि ये युद्ध पाकिस्तान के आग्रह पर भारत ने खुद किया, ये भारत और पाकिस्तान के बीच का मामला है। ये एक अलग बहस का मुद्दा है कि उस युद्ध के ख़त्म होने के समय हुआ क्या था एक्चुअली। लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है कि ईरान जो एक मुस्लिम कंट्री है, 57 मुस्लिम देश है, ये 57 मुस्लिम कंट्री कर क्या रहे हैं? अगर ये 57 मुस्लिम देश इजराइल और आज बाइकआउट कर दे तो ये दोनों घुटने पर आ जाएंगे। लेकिन ये सारे के सारे 57 मुस्लिम देश चापलूसी में लगे हैं, अमेरिका के गोद में बैठे हुए, यूँ कह सकते हैं। अमेरिका जिस तरह से नचाते हैं उस तरह से ये 57 मुस्लिम देश नाचते हैं, जिसका नतीजा है कि आज ईरान के साथ ये हो रहा है। फ़िलिस्तीन में पिछले 2.5-3 सालों में 60,000 नागरिकों की जान इजराइल ने ली है। बेंजामिन नेतन्याहू ये जो कह रहे हैं कि हम ईरान में सत्ता परिवर्तन कर देंगे, खमेनी के मरने के बाद ही ईरान में शांति आएगी, ईरान का ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो बेंजामिन नेतन्याहू तो खुद इजराइल में कई सालों से सत्ता में है। वो बेंजामिन नेतन्याहू 60,000 मासूम की जान इजराइल गाज़ा में ले चुके हैं। अब वो ईरान में अब सत्ता पलटने की बात कर रहे हैं, और ईरान के लोगों को कह रहे हैं कि आप सत्ता से बेदखल कर ले अपने जो राष्ट्राध्यक्ष है खमेनी को, तो फिर ये युद्ध रुक जाएगा। आप ही बताइए, उसके घर में आप बम बरसा रहे हैं, उनके लोगों की जान ले रहा है, उनको कह रहे हैं कि आप अपने जो राष्ट्राध्यक्ष है उसको हटा दीजिए और मेरे साथ आ जाइए। ये संभव है क्या? आप ऐसा नहीं हो सकता है। खैर वो अलग बहस का मुद्दा है कि खमेनी कितने दिन से ईरान के राष्ट्रपति है या राष्ट्र के अध्यक्ष है, वहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं नहीं हो रहे, अपोजिशन क्या कर रही है, वहाँ पर स्वतंत्र रूप से इलेक्शन हो रहा है, ये सब एक अलग बहस का मुद्दा है। लेकिन जब किसी भी दो देश के बीच युद्ध होता है तो उस समय इलेक्शन और विपक्ष वगैरह जो भी है वो सब सरकार के साथ एकदम मजबूती से खड़ा होता है। उस समय राष्ट्राध्यक्ष एक तौर से पिता समान होते हैं, घर के गार्जियन होते हैं। और अभी जो ईरान पर अटैक हो रहे थे, इजराइल कह रहा है कि हम खमेनी को रास्ता से हटाकर ही, सत्ता से हटाकर ही दम लेंगे। अमेरिका भी बार बार यही कह रहा है कि जो ईरान के जो राष्ट्राध्यक्ष है उसका हाल सद्दाम हुसैन जैसा होगा।
ये सब बयान इसलिए दे पा रहे हैं कि 57 मुस्लिम देश एक साथ खड़े नहीं है। आज ईरान के साथ मजबूती से कोई भी खड़ा नहीं है। वो अलग बात है कि कुछ रूस की तरफ से बयान आया, कुछ पाकिस्तान की तरफ से बयान आया और कुछ चाइना की तरफ से बयान आया। रूस ने एक कदम आगे बढ़कर बयान दिया कि अगर अमेरिका इस युद्ध में डायरेक्ट इंटरवीन करता है, यानी डायरेक्ट उतरता है, तो फिर हम भी उतर जाएंगे। जिसके बाद ही शायद अमेरिका पीछे हटे हैं। ये ज़रूरी भी था। रूस का इस कदम को लेकर के सराहना की जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर भी आप नहीं भूल सकते कि जिस रूस ने अमेरिका को आज धमकी दी है कि आप अगर वहाँ डायरेक्ट विन करते हैं तो फिर हम भी पीछे नहीं हटेंगे, वो रूस भी पिछले 3 सालों से यूक्रेन वार में फंसा हुआ है। तो यानी पूरी दुनिया जो है इस समय एक अजीब ही किस्म से चल रही है। यहाँ पर हर कोई अपने पर्सनल इंटरेस्ट और अपने जो व्यापार, अपने एयरक्राफ्ट, अपने बिजनेस वगैरह के हिसाब से दुनिया को रेगुलेट और अपने चौधरी बनने की कवायद में लगे हैं। अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद से दुनिया में जितने भी वार हुए और जितने भी नरसंहार हुए उसके लिए अकेला जिम्मेदार कह सकते हैं। पूरी दुनिया में वार के जिम्मेदार अमेरिका ही है। चाहे वो रूस यूक्रेन वार हो, उसको भी करवाने में अमेरिका ही है। रूस क्या कह रहा था यूक्रेन से कि तुम बोल दो कि हम नेटो को सदस्य नहीं बनेंगे, हम तुम पर अटैक नहीं करें। लेकिन अमेरिका पीछे से उनके क्या कह रहा था, तुम कहो बनेंगे, अटैक कर दिया। पिछले 3 साल से लाखों लोगों की जान गई। ऐसा ही कुछ हाल देखिए गाज़ा और इजराइल का है। अगर आज अमेरिका खड़े होकर क्लियर स्टैंड ले ले और बेंजामिन नेतन्याहू इजरायली सरकार को बोले कि तुम गाज़ा पर रोक दो, नहीं तो तुम्हारी सारी सहायता रोक देंगे, तो आज का आज युद्ध रुक जाएगा। लेकिन अमेरिका ये चाहता ही नहीं है। पीछे से सारे हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू जाके इजराइल गाज़ा में मासूम लोगों पे बम बरसाते जा रहे हैं। और वही अमेरिकी राष्ट्रपति गल्फ़ कंट्री में जाते हैं तो गल्फ़ के जो देश है उनका स्वागत करते हैं। जो अमेरिका पीछे से हथियार सप्लाई करता है इजराइल को, वो इजराइल जाके वो हथियार को मासूम फिलिस्तीनियों की जान लेता है। और उसी अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष जब गल्फ़ कंट्री में मुस्लिम कंट्री का दौरा करते हैं तो उनको गले लगाते हैं और उनके स्वागत में रेड कारपेट बिछाए जाते हैं। कितना मतलब कि हिपोक्रेसी है, दोगलापन कह सकते हैं। और आज जो ईरान इजराइल युद्ध हो रहा है जिसमें 700 लोगों की जान गई है, तो इस जान के भी जिम्मेदार अमेरिका है। अगर अमेरिका पीछे से इजराइल को सपोर्ट नहीं करता तो ये युद्ध होता ही नहीं। अगर अपने दम पर इजराइल इतना नहीं लड़ सकता है, इतना वो गाज़ा, ईरान वगैरह इन सब पे, कहीं ना कहीं पीछे से अमेरिका है। आज अमेरिका कह दे इजराइल को कि चलो तुमने जो किया बहुत गलती किया, पीछे हट जाओ, तो हट जाएगा। लेकिन नहीं कहेगा अमेरिका। ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड जो होते हैं ना, जो नेटो वगैरह, वो जो दुनिया को अपने चश्मे से देखते हैं, ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा मानव अधिकार का उल्लंघन करने वाले ये वेस्टर्न वर्ल्ड ही है। सबसे ज़्यादा मानव का नरसंहार करने वाले, जान लेने वाले ये वेस्टर्न वर्ल्ड ही है। यही लोग सबसे ज़्यादा दुनिया में लोगों को मतलब तबाह, बर्बाद या उनकी जानें ली है। और ये मानव अधिकार की बात करने आते हैं, ये लोग ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। और यही लोग सबसे ज़्यादा अलग अलग देश में जाकर अलग अलग कंट्री और अलग अलग लोगों की जान लेते हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड का सीधा चश्मा ये है कि हम लोगों की जो जान है उसकी कीमत है, हम लोग जो है उनकी कीमत है। बाकी जो अदर जो एशियाइन कंट्री है या फिर गल्फ़ कंट्री है या फिर अदर जो अफ्रीकन कंट्री है, इन लोग के जानों की कोई कीमत नहीं। इन लोग को आपस में लड़ाते रहो, हम अपना हथियार बेचते रहेंगे, फिर हम ह्यूमन राइट्स का राह गलाते रहेंगे। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स खोला कमेंट कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर